अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना और प्रोग्राम है बिज़नेस आर। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि बिज़नेस आर के अंदर हम आपकी मुलाकात कराते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के उन लोगों से जो कि अपनी जो फर्टर्निटी के अंदर एक कामयाब बिज़नेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। आज ही इसी तरीके से हमने अपने प्रोग्राम में एक शख्सियत को मदऊ किया है, जिनका एक क्योंकि मैं जितने मेरे सीरीज़ हुए हैं प्रोग्राम के अंदर हमने अपने डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात कराई। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनका जो काम है वो पैकेजिंग, आप देखते हैं उस उनका जो बिज़नेस है वो उससे मुंसलिक हैं और बड़ा ही कोई जो आप कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके लिए वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सेटअप के साथ अपना काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अगर आप बोल रहे हैं या ग्रुप समझ लें, वो इसके हेड कर रहे हैं, वो चेयरमैन हैं। आज मेरे साथ जी बिल्कुल जो मौजूद हैं वो हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि एक बड़े ग्रुप के जो हैं वो चेयरमैन हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। राशिद साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बिज़नेस जो आपने शुरू किया हुआ है, क्या ये आपको इनहेरिटेंस या पानी जद्दी पुश्ती चला आ रहा उसी पेपर के बिज़नेस से मुंसलिक रहे, या ये आपका एक ख़ुद साख्ता खुद सेल्फ बिल्ड अपना ये इतना बड़ा जो सेटअप है ख़ुद बनाया? क्या बिज़नेस में ही आना चाहते थे, या बचपन में लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, जो लोग हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो क्या सोच थी और किस तरीके से ये आप इस बिज़नेस से मुंसलिक हुए? थैंक यू वेरी मच अयाज। बिज़नेस से मैं मुंसलिक बचपन से हूँ, और जब मेरी उम्र थी मेरे ख्याल से कोई 15 या 16 साल की उम्र थी, तो मैंने अपने घर के गैरेज में एक छोटे से जनरल स्टोर से अपना बिज़नेस का आगाज़ किया था। और कोई मेरे ख्याल से बहुत ही थोड़े से अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी कामयाबी दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझसे पहले मेरे पूरे ख़ानदानों में या मेरे 4 फादर्स के अंदर भी कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था। अच्छा, आई वॉज द फर्स्ट। अच्छा, आपकी पैदाइश यहीं से? मेरी पैदाइश कराची से ही है। अच्छा, ठीक। और पाकिस्तान का शहर कराची से मेरी पैदाइश है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पैदा हुए। तो वहाँ से मैंने अपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया, और फिर बहुत थोड़े से अरसे के अंदर मैंने अपनी एक ब्रांच और खोली नॉर्थनाबाद में। और फिर कोई मेरे ख्याल से शायद 5 साल के फासले के पर मैं चला गया बुल्टन मार्केट। ओके। और मैंने फिर बुल्टन मार्केट में काफ़ी अर्सा गुजारा। तो इस पैकेजिंग लाइन में इस तरह है कि जो मेरे फादर थे वो ही वॉज डबल MA फ्रॉम विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी। ओके। तो जब वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में होते थे तो उनका अक्सर व बेशतर प्रेस से रिलेटेड उनके बड़े काम, एनुअल रिपोर्ट उस सिलसिले में होता था। तो जो मेरे फादर थे उनका फेवरेट बिजनेस हुआ करता था पैकेजिंग का या प्रिंटिंग का। तो मैंने अपने फादर की विश को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं 1982 में मैं इस लाइन में आया। लेकिन 1982 में इस तरह से मैं आया कि मैंने प्रेस खरीद लिया था 1982 में, लेकिन मैं अपना बिज़नेस बुल्टन मार्केट पे क्या करता था। तो जो मैंने प्रेस खरीदा था वो मेरे दूसरे भाई थे, वो एक भाई थे PIA में, तो उनको मैंने वहाँ से जॉब छुड़वाई थी। और एक भाई मेरे 4 रोड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, उनको मैंने वहाँ से जॉब छुड़ा के और उनको फिर मैंने वहाँ पे करा था, तो उन्होंने वहाँ पे पैकेजेस अपना चला रहे थे। ठीक। फिर 1994 के अंदर मेरे बेटे का नाम है अफीफ़, तो मैंने उसके नाम से अफीफ़, तो ये अफीफ़ ग्रुप जो है बेटे के नाम, ये बेटे के नाम पर। ठीक। तो मैंने उसके नाम से फिर ये 1994 में स्टार्ट करा बिज़नेस। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल अप्रूव सप्लायर KFC के, मैकडोनल्ड के, बर्गर किंग के, हार्डीज़ के, क्रिस्पी क्रीम के हम इंटरनेशनल अप्रूव सप्लायर हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल अप्रूव सप्लायर हमारे अलावा कोई और नहीं है। अच्छा, यानी कि ये जितने आप ब्रांड्स बता रहे हैं उनकी पैकेजिंग का या उनकी प्रिंटिंग का जो काम है वो आपके पास है, और यहीं से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई? यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है, और यहाँ से इंग्लैंड समेत दुनिया के कुछ 13 या 14 और ममालिक में भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट हो रहा है। जी। तो और मेरा अतरा ज़ाती ख्याल है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो वी आर द लार्जेस्ट पैकेजिंग कंपनी जो एक्सपोर्ट के अंदर है पाकिस्तान में। अच्छा, क्या आप मुझे ये बताइए कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी यहीं से आप जो कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि दुनिया में तो चाइना ने जो उधम मचाया हुआ है, तो क्या कॉम्पीट हम ख़ास करके ना पेपर पे हमारे ड्यूटी, चीज़ें हमारे यहाँ इतनी मुश्किल, ये तो आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बता दी कि हम पैकेजिंग के अंदर भी एक्सपोर्ट पे चले गए। देखिए, मैं तो हमेशा बार बार और बारहा मैं मीडिया पे भी अक्सर बेशतर ही कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी लोगों का एक ये जहन बन चुका है कि शायद हम खाली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके अपना
डॉलर्स को जनरेट कर सकते हैं, या हम अपनी एक्सपोर्ट को खाली टेक्सटाइल बेस बना सकते हैं। जब मैं यहाँ से बैठकर और पैकेजिंग तकरीबन 1 बिलियन रुपीज़ की अगर मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बेतहाशा ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं कि जब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी बजाय टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बजाय अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी आती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके अंदर वो एक्सपोर्ट कर सकते होंगे। और जब गवर्नमेंट को अगर उनकी ऐसी सपोर्ट होगी, जैसी सपोर्ट गवर्नमेंट ने अभी टेक्सटाइल या 5 खास सेक्टर्स को दिए, अगर ये तमाम एक्सपोर्टर्स के साथ होगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट होगी उसके अंदर हमारी जो वैरायटी होगी वो बहुत अच्छी वॉस्ट वैरायटी आके और हम काफ़ी अपनी एक्सपोर्ट। तो राशिद साहब, हमारे यहाँ तो बिज़नेस कम्युनिटी का अलमिया ये है कि हम चीज़ें बना तो रहे हैं, लेकिन बात ये है कि रॉ मटेरियल तो हमें आपके भी यकीनन जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे, इंपोर्ट तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ लोकल चीज़ें या केमिकल्स हो गए या पेपर हो गया या उसको लेके दूसरी जो जितनी भी आपको चीज़ों की रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो तो आपको बाहर से ही मंगवाना पड़ता होगा। यहाँ का लोकल इस मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर या आपको प्रिंटिंग करने के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो हमें यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है? देखिए, यहाँ पे अगर आप वैसे अगर देखें तो पेपर यहाँ पे बनता है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में पेपर की डिमांड है उसका 50% भी नहीं बनता। लेकिन ये बात आपकी बहुत अच्छी बात कही है और आपका सवाल बहुत अच्छा बड़ा वैलिड सवाल है। इसके अंदर मैं देखिए समझता हूँ कि अगर पिछले 15-20 साल में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कोई बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नहीं रही हैं। और उन्होंने कभी भी सनतकारों को, आप दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो एक्सपोर्टर्स को और सनतकारों को ट्रीट करते हैं अपने दामाद की तरह। और हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल के अंदर जो गवर्नमेंट्स गई हैं, उन्हें सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को ट्रीट करा है अपनी बहू की तरह तो विच इज़ रॉन्ग। तो अगर आज भी मैं समझता हूँ कि अभी जैसे असद उमर साहब की जो अभी एक जिसको कहते हैं कि मिनी बजट आया था, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कि 20 साल के बाद मैंने पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बजट देखा जो एक्सपोर्टर्स के लिए या सनतकारों के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी। ऐलान देखा या बजट देखा अभी तक? देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐलानात तो हो गए, लेकिन अभी तक वो बजट जो है वो पेश नहीं हो सका और अब तक बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग में हैं। लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐलान भी कर लिया तो उनकी विल नज़र आ गई और उनके सिर्फ उस ऐलान से और उस दिन के जो उनका एक सेशन था, उस सेशन से ही लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण उजागर हुई। और आप यकीन माने कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम अगर अपना पेपर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप यकीन माने कि हम अपना पेपर यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम आजकल एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हम अगर चाहें तो एडिबल ऑयल हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर 6 बिलियन की हमारी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट है सर। बिल्कुल है। अब उसके अंदर मसला क्या है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की पिछले 15-20 सालों में सनतकारों के लिए कोई बहुत अच्छी सपोर्ट, बल्कि अच्छी सपोर्ट क्या बिल्कुल ही टोटल सपोर्ट नहीं रही। और एक ऐसे मुल्क के अंदर जो 22 करोड़ की आवाम है जिनके पास कुदरती गैस बेतहाशा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सनतकारों को गैस मिलती है वो राशन कार्ड की तरह मिल रही है। पानी जो है वो टैंकर माफिया के थ्रू मिल रहा होता है। बिजली, आपके पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आप जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे आपका टैरिफ उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं कि जो हर्डल्स आती हैं आपकी एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके लॉ एंड ऑर्डर्स, ये 3 मेजर चैलेंजेस है आपके पिछले 15 से 20 साल के अंदर। जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला था उसको तो मैं समझता हूँ कि 2014 में जब ये बिलाल अकबर साहब यहाँ हुआ करते थे डीजी रेंजर्स, और यहाँ के कोर कमांडर हुआ करते थे नवेद मुख्तार साहब, तो इन दोनों की कम्बिनेशन ने कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स का तो जो प्रॉब्लम था उसको तो उन्होंने टोटल ख़त्म कर दिया और माशाल्लाह से एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर्स हमारे पास मैसर हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उस वक्त के ऊपर सिंध गवर्नमेंट को या हमारे वफाक की गवर्नमेंट को अपनी ऑनरशिप लेनी चाहिए थी और उसके अंदर सनतकारों के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए था। और अगर उनको वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अगर पानी उनको अच्छे प्राइस में फराम कर देते हैं, अगर आप उनको गैस रवानी से दे देते हैं, अगर आप बिजली के टैरिफ को एक्सपोर्टर्स के लिए एक मुनासिब कर सकते हैं, तो जो हम डेली बेसिस के ऊपर जो हम इतना टॉक शॉक्स कर होते हैं, जितना हम अपना प्रॉब्लम को बयान कर होते हैं कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन पे जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों के ऊपर काम हो तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से इंक्लाइन हो सकती हैं। ठीक, तो राज साहब मुझे एक ये बात बताएं कि जो आप 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये जो बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आए उनको भी आए कोई बहुत लेट, दुनिया में तो बहुत पहले से ये सब चल रहे थे, हमारे पास बहुत लेट ये चेन्स पहुँची,
तो उनको कन्वेंस कैसे किया? हाइजीन का हमारे यहाँ बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं जी ये चीज़ें बन जाएंगी, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे चीज़ों को जो है वो यहाँ पे आप मैनेज किया जाता है और फिर वो तमाम चीज़ें आप पहुँचाते हैं बड़ा नाम के साथ? हम तो यही समझते थे कि इनकी तो हर चीज़ जो है वो बाहर से ही आती है और उसी में हमें प्लेटों में पेश की जाती है। तो हम तो यही समझते थे कि टिशू भी जो है वो बाहर से ही आ रहा होगा, जो ये चेन्स हैं वो भेज रही होंगी। देखिए, आपका बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी और इसके अंदर क्या है कि एक माइंडसेट का फ़र्क होता है। हमारे जहन में ये है कि अगर वो हमको डिक्टेट करते हैं कि आप आईएसओ कराएं तो हम समझते हैं कि शायद यार वो हम पे प्रेशर डाल लें। अगर वो हमको कहते हैं जी आप हैसेप कराएं तो हम समझते हैं जी वो हमारे पर एक प्रेशर डाल लें। तो वो जितनी भी कंप्लेंसेस करवाते हैं तो आप बिलीव करें वो तमाम कंप्लेंसेस आपके मज़हब को भी बैकअप कर रही होती हैं और आपके माशरे को भी बैकअप कर रही होती हैं। तो हमने इसके अंदर क्या करा है कि जब हमने केएफसी का काम स्टार्ट करा तो उस वक्त डेफिनेटली केएफसी की बहुत ज़्यादा ब्रांचें नहीं थी और पाकिस्तान का पैकेजिंग में नाम भी दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। और क्योंकि उस वक्त बड़े चैलेंजेस थे, 9/11 भी उसी वक्त हुआ था, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फोकस भी नहीं करती थी। वो कहती थी ठीक है, आप जो जो चीज़ें अपनी लोकल डेवलप कर सकते हैं आप कर लें, हम इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर देंगे। तो हमने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया और हमने जैसी अपनी इन मल्टीनेशनल्स की अपनी पैकेजिंग शुरू करी और फिर रफ्ता रफ्ता जैसी एक खौफ के बादल छटे और फिर जब यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हुई तो उन्होंने हमको कहा कि भाई आप अपनी कंप्लाइंसेस करवाएं, क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं कि जिस जगह पे, क्योंकि उनके जो फूड्स होते हैं और जो पैकेजिंग होती है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने हमको कहा कि भाई आपको हम तमाम, उन्होंने हमको गाइडलाइंस दी और उन्होंने कहा इसके ऊपर आप अपना ऑडिट हमको करवाएं और हम जब आपका ऑडिट करेंगे, अगर आपका ऑडिट क्लियर होगा तो हम आपको अप्रूव सप्लाई में डाल देंगे। ठीक। तो हमने इसके ऊपर बहुत खुले दिल से उनके चैलेंजेस को टेक ओवर करा और हमने तमाम कंप्लाइंसेस, इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस हमने उनकी पूरी करवाई। और जब वो आए, उन्होंने हमको ऑडिट करा, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात यह है कि मैकडोनल्ड का एक ऐसा ऑडिट था जिसके अंदर हमको मोर देन 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले थे। अच्छा। जो पूरी दुनिया में कम लोगों को मिलते हैं। तो इसी तरह से यम का ऑडिट था जिसके अंदर यम इज़ द ऑनर ऑफ केएफसी एंड पिज़्ज़ा हट, उसके अंदर भी हमको 94% मार्क्स से हमने क्लियर करा। तो वो हमारी पैकेजिंग को, हमारी सर्विस को और हमारी कमिटमेंट को वो काफ़ी अर्से तक, 6-7 साल तक, 8 साल तक वो हमको तो सर जैसे आपने उनको सेटिस्फाई किया, तो यकीनन यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो कि हम ये सुनते रहे हैं कि हमारी हुकूमतें ये बोलती हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो टैक्स सही नहीं देते, जब आपके ऑडिट में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो यकीनन आपके टैक्स पेयर्स भी आप अच्छे होंगे, आप बहुत ज़्यादा आपकी जो तमाम तर जो आपकी बैलेंस ऑफ शीट्स होंगी वो बिल्कुल प्रॉपर होंगी। तो आप कैसा देखते रहे कि हुकूमत अच्छा ट्रीट नहीं कर पाती या अच्छी पॉलिसी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा घबराती क्यों है? इस तरह के जब एफबीआर के कोई लेटर निकलते हैं, हम देखते हैं एफबीआर सब लगता है ऐसा ही है जैसे हर कोई चोर नज़र आता है। देखें, उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट उसके अंदर, बिजनेसमैनों के अंदर अपने जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी जो नालायकियाँ होती हैं, उन सबको बिज़नेस की आड़ के अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ तो अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ड्यूटी, इंपोर्ट के बाद जब तक मैं ड्यूटी नहीं दूंगा, जब तक मैं सेल टैक्स नहीं दूंगा, जब तक मैं एक्साइज नहीं दूंगा, जब तक मैं विद होल्डिंग टैक्स नहीं दूंगा तो मेरी कंसाइनमेंट बाहर नहीं आएगी। और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अगर मेरी ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होंगी तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो मैं तो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी अपने टैक्सेस को मैं छुपा ही नहीं सकता। ठीक है। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट ने अपने चंद जो बिजनेसमैन हैं या जो चंद सनतकार हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और जो मैं समझता हूँ कि एज अ बिज़नेस वो जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त डॉलर पाकिस्तान में लाना और एक्सपोर्ट करना ये एक बिज़नेस का जिहाद है। और मैं समझता हूँ कि हम इस जिहाद के अंदर माशाल्लाह से बड़ा पेशरफ्त होकर अपना काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को जो नेटवर्क बढ़ाना चाहिए टैक्सेस का, वो टैक्सेस का नेटवर्क नहीं बढ़ा पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो टारगेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको रेवेन्यू भी चाहिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको टैक्सेस चाहिए। तो जब उनके नेटवर्क में टैक्स पेयर ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो तमाम का तमाम बोझ उठा के डाल देते हैं उन सनतकारों के ऊपर और उन बिजनेसमैनों के ऊपर जो ऑलरेडी आपको टैक्स पे कर रहे हैं। अब उससे मुल्क का भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होता है कि जो फोकस हमारा होना चाहिए बिज़नेस के ऊपर, जो फोकस हमारा होना चाहिए अपनी मार्केटिंग के ऊपर, जो फोकस हमारा होना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर, अगर मैं अपना बिजनेस बढ़ा रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ा रहा हूँ। तो उनको तो चाहिए कि वो बिजनेसमैन जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको पीस ऑफ माइंड दें और ऐसी पॉलिसी बनाएं। अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि अगर चोरी कर रहे हैं, अगर मैं कोई बिजनेसमैन चोरी कर रहा है तो
तो भी गवर्नमेंट के नालायकी है, और अगर नहीं कर रहा तो भी गवर्नमेंट के नालायकी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के रेट होने के बावजूद और गवर्नमेंट के सिस्टम मौजूद होने के बावजूद अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा टैलेंट है और गवर्नमेंट के नालायकी है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी सही होंगी, गवर्नमेंट के तमाम मामला सही होंगे, तो मैं चाहूँगा भी तो गवर्नमेंट मेरा टैक्स देने से मुझको रोक नहीं सकती। जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त बिज़नेस करना या ईस्ट टू डूइंग या बिज़नेस करने के लिए जो बातें की जा रही हैं बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, चाहे टैक्सेस के हवाले से बात कर लें या नया बिज़नेस शुरू करने के हवाले से बात कर लें। तो आपको क्या लगता है कि ये अब नई हुकूमत बात कर रही है कि हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ओवर द नाइट तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बड़े अरसे से एक बड़ा काम चला रहे हैं। तो कैसा देखते हैं कि नए लोगों को क्या इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी, क्या तरीक़ेकार इस वक्त अपनाया जाए? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस और आप इंटरनेशनली आप काम कर रहे हैं, एक बड़े ब्रांड्स के साथ आपका मुंसलिक हैं, नए आने वाले लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई ऐसा तरीक़ेकार क्या बता सकते हैं कि हम हमारी एक्सपोर्ट्स कम अज़ कम जो हमारा डेफिसिट है, जो हम देख रहे हैं, ख़जाना खाली है, किस तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं? अयाज, मैं तो समझता हूँ कि आपको गवर्नमेंट में होना चाहिए, इसलिए कि आपके जो सवालात हैं ना वो पाकिस्तान की कमज़ोरी है इस वक्त, और वही जो आपके जवाबात हैं वो पाकिस्तान की मजबूती के हामिल हो सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात करी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका इन चीज़ों के ऊपर माशाल्लाह से काफ़ी आपका मुझे लगता है कि एक होमवर्क है। देखिए, बिज़नेस पाकिस्तान में गिरने की वजह, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की डिक्लाइन की वजह और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शूबे के अंदर जो लोगों की डिप्रेशन थी उसकी वजह से, उसकी जो वजूहत थी मैंने आपको बताया था कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर बड़े ख़राब थे कि अगवा बराए तावान चल रहे थे, भत्ताखोरियाँ चल रही थी। दूसरा मसला ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिछले 15-20 साल में गवर्नमेंट रही वो समझती थी कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो लोग मुल्क की खदमत कर रहे हैं या जो लोग मुल्क के अंदर डॉलर लेके आ रहे हैं वो पाकिस्तान के शायद दुश्मन हैं। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी रही कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सरमाया था वो बेतहाशा सरमाया पाकिस्तान का निकल के वो दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्ट हो गया। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाहर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के पैसे निकाल के शेयर मार्केट में डाल दिए, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के पैसे निकाल के प्रॉपर्टी मार्केट में डाल दी। ठीक है, अगर आप पिछले 15-20 साल का डेटा उठाएं तो 20 साल के अंदर लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर इतना पैसा कमाया कि शायद दुनिया में कोई नहीं कमाता होगा। इन 20 साल के अंदर शेयर मार्केट आपकी इतनी ऊपर जाती रही कि आपके देखें असूली तौर पे शेयर मार्केट आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अगर आपकी एक्सपोर्ट चल रही है, आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं तो आपकी शेयर मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे और डाटा उठाएंगे तो आपको लगेगा कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो डिक्लाइन होती रही और जो शेयर थे वो इंक्लाइन होते चले गए। तो जब इंडस्ट्री का पैसा निकल के प्रॉपर्टी में गया, जब इंडस्ट्री का पैसा निकल के शेयर मार्केट में गया तो वहाँ से आपके बेरोजगारी भी फैली और उसकी वजह से क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो सनतें थी वो बहुत सारी बंद हो गई, उसकी वजह से डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट के ऊपर हिट आई। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जिसकी वजह से आजकल प्रॉपर्टी बहुत डिप्रेशन के अंदर है, आजकल जो आपकी शेयर मार्केट है वो बड़े डिप्रेशन है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूं और मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि जो रियल इस्टेट कैसे, क्योंकि आप मुंसलिक हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं इस बारे में, तो रियल इस्टेट का भी हमें बताएगा। नाज़रीन, हमारे साथ राशिद साहब मौजूद हैं और आपको ब्रेक के बाद थोड़ा इनसे मुलाकात के बाद हम बोलेंगे कि आपको एक इनका यूनिट भी दिखाएंगे, जो चीज़ें आप देखते हैं मार्केट के अंदर, जो बड़े खाने पीने के ब्रांड्स जहाँ पे आप जाके ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बन रही हैं, उनको किस तरीके से यहाँ कैरी किया जाता है, इनके यूनिट पे भी लेके जाएंगे, आपको ये सिस्टम भी दिखाएंगे। ब्रेक ले लें, यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा था कि रियल इस्टेट के हवाले से राशिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। राशिद साहब, कैसा देख रहे हैं कि रियल इस्टेट का जो ये बिज़नेस है उसके हवाले से बड़ा फ्लक्चुएट हुई मार्केट, इसके अंदर भी लोग बड़े परेशान हैं, बहुत सारी जहाँ हमने देखा हाई राइज़ के ऊपर एक बैन लगा रहा काफ़ी अर्से, उसके बाद लोग बड़े परेशान रहे और ख़ासकर रियल इस्टेट से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो मुंसलिक होती हैं। आप कैसा देख रहे हैं? उनकी प्राइजेस भी बड़ी अजीब और गरीब किस्म से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती हैं। देखिए यार, मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ उससे वाबस्ता रहती हैं उन मार्केट्स का पाकिस्तान में कोई बहुत अहम किरदार नहीं है, बहुत अहम रोल नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें सवाए सरिया और बजरी के 90% आइटम आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी इकनॉमी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा उनका किरदार नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये देखें तो पिछले 15-20 साल में जो एक बबल था प्रॉपर्टी का, जितनी तेज़ी से प्रॉपर्टी बढ़ रही थी
तो 99 इसके अंदर मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, 22 करोड़ का 1% होता है 22 लाख, 22 लाख का 1% होता है 22,000, और उसके भी 1% ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर शेयर में कमाया होगा। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि 0.1% लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर शेयर में कमाया होगा, और उसका जो नुकसान हुआ वो 99.9% आवाम को हुआ। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो गवर्नमेंट को हुआ वो ये हुआ कि देखें, अगर आज पाकिस्तान में कोई बंदा 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेने के लिए जाता है तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू होती है 200, तो वहाँ से 800 मिलियन जो उसका ब्लैक मनी होती है वो उसकी ब्लैक मनी वहाँ पे खप जाती है। तो उसके अंदर वो लोग जिनके पास करप्शन की मनी है, जिनके पास ब्लैक मनी है, तो उनके लिए वो एक समझ लें कि एक तरह से वो एक पैराडाइज बन जाता है उनके लिए। वो बड़ा ये चैलेंज, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, कोई मुझे इस बात का जवाब भी नहीं दे पाया कि हमारे मुल्क वाहिद मुल्क में जिसके अंदर प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज़ हैं, डीसी वैल्यू अलग है, एफबीआर वैल्यू अलग है, और जो मार्केट में डील हो रही है वो तो सोच ही नहीं सकते। जो मेरा जैसा गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि डीएचए के अंदर कोई प्लॉट खरीद सकता है। मैं वही करूँ ना कि रफ्ता रफ्ता 8-10 साल के अंदर एक आम आदमी के लिए प्लॉट खरीदना, फ्लैट खरीदना, घर खरीदना एक ड्रीम बनता चला जा रहा है। तो ये कैसे, इसको एक वैल्यू क्यों नहीं बन पा रही इसकी? आज 70 साल होने को आ गए, लोग चांद पे पहुंच गए, हम अपनी वैल्यू नहीं बना सकते। मेरा अपना जाती तो ख्याल यही है कि उसके अंदर, क्योंकि देखें पिछले 15-20 साल की गवर्नमेंट्स के अंदर करप्शन बेतहाशा रहा, और जब करप्शन रहा तो डेफिनेटली जो पैसे थे ब्लैक मनी उनके पास बहुत ज़्यादा रही, और ब्लैक मनी को पार्क करने के लिए इस टाइप की लैंड से अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक लोगों को बड़ा एसेस नजर आया, वहाँ पे लोगों को पैसा नजर आया, तो लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके वो पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो उससे आपके मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचे और आपकी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान। यानी हमारी हुकूमत खुद इंकरेज करती है कि ब्लैक मनी की तरफ जाएं, हम पैरेलल एक इकोनॉमी चलाएं। अगर आप पिछले 15-20 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जितनी भी एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं वो तमाम उन लोगों के लिए आती हैं जो करप्ट तरीन लोग होते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की होती है, जिन्होंने करप्शन का पैसा, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा नाजायज़ तरीके से बाहर भेजा होता है, वो उनके लिए आती हैं। और जो मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर सेल टैक्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर एफबीआर को पैसा देते हैं, जिनके विदहोल्डिंग टैक्स देते हैं, जो हम यहाँ पे एफबीआर के बिहाफ पे बैठकर हम विदहोल्डिंग टैक्स उनके लिए जमा कर रहे होते हैं, उनकी मेन पावर भी बचती है, उनका ऑफिस बचता है, उनका और हेड भी बचता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे लोगों के लिए। तो हालिया एफबीआर की जाने से बात निकल ही आई, तो हमने देखा कि हर किसी को जो है वो एक ऑडिट के और स्पेशल कहते हैं जनाब ये ऑर्डर ऑटो जनरेट हो गया, आपने इतना टैक्स दिया था, ज़रा अपने खाते तो चेक करवा दीजिए। तो क्या आप जिस तरीके से अपने बिज़नेस को कैरी करके चलते रहे, ऐसे ऑडिट आपको भी परेशानियाँ आई हैं इसके साथ? देखिए बिल्कुल आई हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा कि जिसको परेशानियाँ नहीं आई हैं। और एफबीआर ने इसके अंदर ये क्या करते हैं, क्योंकि देखें अब एफबीआर भी मजबूर है। एफबीआर को एक हर साल के अंदर एक टारगेट मिलता है कि जी ठीक है पिछले साल मुल्क चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए थे और आज मुल्क चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए, ठीक है। आप अपने नेटवर्क के अंदर टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि टैक्स पेयर बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है या हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है? देखिए टैक्स देने के लिए तो कभी कोई भी बंदा वॉलंटरी तैयार नहीं होगा ना। वॉलंटरी बंदा जब भी तैयार होगा जब गवर्नमेंट की रेट होगी, जब आपके टैक्स के पैसे सही जगह पे लग रहे होंगे, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, जब आपके पास रोडें और ये कम्युनिकेशन के सिस्टम होंगे, तो आदमी कहेगा चलो यार मेरा पैसा सही जगह लग रहा है। तो शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो वॉलंटरी कहें जी ठीक है आप हमसे टैक्स ले लें। लेकिन अभी जो आपके टैक्स के पैसे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह लग नहीं होते हैं, उसके अंदर भी बड़े करप्शन चल रहे होते हैं, तो लोग डेफिनेटली, लेकिन देखिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो विद इन फ्यू मंथ अपनी सेट कर सकती है। देखिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि 22 करोड़ की आवाम के अंदर जो मेरा अपना ख्याल है शायद जो टैक्स पेयर होंगे वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख होंगे, ठीक है। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड होल्डर कितने होंगे? लाखों में होंगे ना। लाखों में होंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले बैंक का अकाउंट मांगते हैं। जब बैंक अकाउंट आप खोलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका एनटीएन मांगते हैं। जब आप एनटीएन बनवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका आईडी कार्ड मांगते हैं और मिनिमम सैलरी भी बोलते हैं कि इससे ज्यादा होगी तो आपको मिलेगा। जब आपका आईडी कार्ड, जब आपका एनटीएन नंबर, जब आपका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट के या बैंकों के पास मौजूद है, तो अगर आज आप एक टारगेट बना लें कि जितने क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो उनको तो मैं आज की तारीख में टैक्स नेटवर्क में लेके आ सकता हूं। तो जब वो उनको टैक्स, जब आपकी हुकूमत है 12 लाख के साल की टैक्स की जिनकी सैलरीज हैं उनको जो है इस्तिस्ना दे देंगे,
8 लाख की सैलरी वाले को अगर आप इस्तिस्ना दे देंगे तो फिर तो आप ये जुल्म करवा देंगे। जिसका 40,000 रुपये की तनख्वाह है महीने की, तो साल की तो उस बेचारे का तो आप 12 लाख भी नहीं बनती है, उसकी 8 लाख रुपए बनती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नंबर वो आप तो इस तरह आप 40,000 वाले के ऊपर भी टैक्स लगवा देंगे। देखिए मैं नंबर 1 तो आपको बताऊं कि 40,000 वाला जो बंदा होगा ना, 40,000 कमाने वाला, तो उसका वो बनेगा 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 वाला तो स्टेशनरी है, उसको तो टैक्स फंड में आनी नहीं है, ठीक है। और जो 80,000 रुपये कमा रहा होगा उसके बनते 9,60,000 आपने कहा कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उस सब के ऊपर जो है टैक्स लागू हो जाए, और बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि 40 से 50,000 उनकी सैलरी है तो उसको 25,000 रुपये वाली लिमिट का जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड अगर आपके बने होंगे ना, तो उनमें से शायद 40,000 सैलरी वाले शायद 2 लाख भी नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनाने वाले, क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर जो ज़रूरी है ना, ज़रूरत है, 40,000 रुपये कमाने वाला कभी क्रेडिट कार्ड रखेगा भी नहीं, और उसको क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत भी नहीं है उसके। देखिए क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर रखते हैं बिजनेसमैन रख रहे होते हैं, या जिनकी सैलियाँ मल्टीनेशनल के अंदर काम कर रहे हैं, जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादातर वो लोग रख रहे होते हैं। क्योंकि जो एक 40,000 रुपये वाला है ना, वो तो क्रेडिट कार्ड की फीस को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो वो कभी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप तो देखें, जब डाटा स्टार्ट तो करें ना, अगर आज आप क्रेडिट कार्ड के डाटा को पकड़ेंगे और अगर उसमें 1 करोड़ लोगों को आपने क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, और अगर उसमें से 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाले, अगर आपके 5 लाख भी ऐसे बंदे निकलते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में नहीं है, अगर आप उन 5 लाख को भी टैक्स वर्क में लेके आते हैं, तो आज आपके जो टैक्स पेयर हैं वो डबल हो गए। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो महीने के अंदर, मतलब साल के अंदर 3-3, 4-4 बिजनेस क्लास के अंदर ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, जिनके घरों के ऊपर प्राडो और लैंड क्रूजर खड़ी हुई हैं, और वो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट के पास इनके ऐसे डाटा नहीं होंगे? क्या गवर्नमेंट इन चीज़ों से अवेयर नहीं होगी? देखिए बात है विल की, जब आदमी करने पे आता है तो दे कैन डू एवरीथिंग, और अगर विल नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके फिर रास्ते बहुत सारे आदमी। क्या लगता है ये हुकूमत कर पाएगी? देखिए इस हुकूमत कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन इनकी विल है, दे वांट टू डू समथिंग। उन्हीं इदारों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जो पहले हुकूमतों में नाकाम करते रहे हुकूमतों को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आदमी की विल होती है और जब आदमी के इरादे होते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद बना देता है। और इनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वतन परस्त लोग हैं, जो पैट्रियोटिक लोग हैं, जो इनको भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो इनको भरपूर बैकअप कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के मामला बेहतर हो जाएं। और मैं तो चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे जो उनको बैकअप कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और जो लोग पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला भी उनके जहनों में डालें कि वतन होता है अपनी माँ की तरह, जैसे हर खूबसूरत औरत आपकी माँ नहीं हो सकती, उसी तरह से कोई अच्छे से अच्छा मुल्क भी आपका वतन नहीं हो सकता। आपका वतन आप ही का वतन होता है, जहाँ पे आप पढ़े हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जिस ज़मीन पे आप पैदा हैं वही सरजमीन और वही आपकी। सर लास्टली मुझे आपसे एक सवाल ये ज़रूर पूछूंगा, हालिया दिनों की जो ये टेंशन हम देख रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और हम एक तरफ जहां हमने देखा कि इकनॉमी का हमें सहारा मिला, इंटरनेशनली हमें एक सपोर्ट मिली, तमाम ममालिक, दोस्त ममालिक जिनको हम कहते रहे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इस मीशत, गिरती हुई मीशत पे एक सहारा बनने की कोशिश की। अब हुकूमत खुद चाह रही है कि वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आई, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ से हमें थ्रेट आना शुरू हो गया। बिज़नेस कम्युनिटी कैसा देखती है इस चीज़ को? देखिए बिज़नेस कम्युनिटी तो कभी भी जंग के और इंटेंशन के, कभी भी बिज़नेस कम्युनिटी को चीज़ें कभी वारा नहीं खाती हैं। और वैसे भी बिज़नेस कम्युनिटी और आप में और हम में कोई फ़र्क थोड़ी होता है, हम तो सब एक ही जैसे लोग होते हैं, हमारा और आपका एक ही जैसा इंग्रेडिएंट होता है। तो हर बंदा ये चाहता है कि जंग ना हो, अमन रहे, अमन होता है, इसके इस्तेहकाम होता है। और जब दो मुल्कों के दरम्यान में बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो दोनों मुल्कों के अंदर उसका फ़ायदा पहुँचता है। आप सिंगापुर और मलेशिया को देख लें, दोनों बेहतरीन नेबर्स हैं। आप कनाडा और अमेरिका को देख लें, बेहतरीन नेबर्स हैं। तो जहाँ भी आप देखेंगे कि दो ममालिक अपने आपस में अच्छे नेबर होते हैं तो वहाँ पे लोगों के, वहाँ पे टेंशन नहीं होती है, वहाँ पे बिजनेस होता है, वहाँ पे अमन होता है, वहाँ पे चैन होता है, वहाँ सुकून होता है, वहाँ पे। ठीक। नाज़रीन, यहाँ जैसा कि मेरे पास ब्रेक का वक्त हो गया है, अब इस ब्रेक के बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे, यकीनन हम आपको उनके जो प्लांट है, जो सिस्टम है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो प्रोसेस है, जो पैकेजिंग है, वो किस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। ब्रेक ले लें, वहीं से फिर आपको कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस यूनिट में लेके आऊँगा जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रही होगी। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये सैनिटाइजिंग का एरिया। जब यहाँ से वर्कर्स आते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है आप प्लांट में जा सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के खाने पीने की जो अशिया जो यहाँ पे पैकेजिंग होती है वो वाली जगह है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये मैंने इन्होंने मुझे वेयर कराया है। यहाँ पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं और क्या नहीं की जा सकती। आइए चलते हैं, हम आगे देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज़म साहब मौजूद हैं जो कि हमें इस प्रोडक्शन के हवाले से और तमाम चीज़ें हमें बताएंगे कि कैसे ये प्रोसेस जो है इसको चलता है। आज़म साहब, अब जो हम ये सैनिटाइज के एरिया के बाद जो अब ये जो एरिया है बेसिकली फूड पैकेजिंग जो है उसके अंदर आप जैसे बताया कि हाइजीन इज़ द बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो पूरा प्रिंटिंग एरिया है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है। एक हमारा जो है प्रिंटिंग एरिया है, उसके बाद हमारा डाई कटिंग एरिया है और फिर आपका फॉर्मिंग एरिया है। तो मैं आपको स्टार्ट से कि किस तरह से ERP सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है और ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं, सिस्टम में कैसे जनरेट होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब जो हम जाएंगे वहाँ से, अब हम स्टोर एरिया के अंदर जा रहे हैं जहाँ से पेपर्स की इशुएंस होती है। जितनी भी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर पेपर की कटिंग होती है। अच्छा जी, इस वक्त जो हम मौजूद हैं यहाँ पे ये वो स्टोर है जहाँ पे ये जब ये पेपर आता है, जो ये इस चीज़ की जो रॉ मटेरियल आप समझ लें इस फैक्ट्री का इस वक्त यहाँ मौजूद है। आजम साहब बताएंगे जनाब ये क्या चीज़ है और किस फॉर्म का हमारे पास वक्त पेपर है? बेसिक जो है प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा यूजेज है वो पेपर्स की होती है कि फूड पैकेजिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पेपर का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है पेपर हम इम्पोर्ट करते हैं जिसके अंदर सिंगल पोली, डबल पोली, ब्लीच बोर्ड, बक्स बोर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर के उस हिसाब से जो है पेपर्स यहाँ इंपोर्ट होते हैं। उसके बाद जब रिसीविंग हो जाती है, रिसीविंग होने के बाद क्वालिटी का पूरा एक हमारा सिस्टम है जिसके अंदर इंस्पेक्शन होती है मटेरियल्स की, और जब उसकी क्लियरेंस हो जाती है तो सिस्टम के अंदर वो मटेरियल अवेलेबल हो जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक, ये इंपोर्टेड है? ये सारा इंपोर्टेड मटेरियल। ठीक है, और चलें फिर इसके बाद अब क्या प्रोसेस आता है? इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है, हम 2 तरह के फॉर्म के अंदर पेपर प्रोक्योर करते हैं। कुछ रील्स फॉर्म में होता है और कुछ शीट्स फॉर्म के अंदर होता है। तो हमें जो स्पेसिफिक साइज की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उसके ऊपर हमारे पास स्लिटिंग मशीन्स हैं जिनके ऊपर हम डिजायर्ड शीट का साइज जो है वो कट करते हैं और वहाँ से मटेरियल फिर हमारा जो है वो प्रिंटिंग मशीन्स के ऊपर चला जाता है। चलेंगे। अच्छा जी, ये क्या यहाँ से ये मेरे भी जो है 5 कलर प्रिंटिंग मशीन है। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस है कलर के। पेपर जो हमने डिज़ायर्ड साइज का लिया वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। उसके बाद पहले स्टेज के ऊपर पहला कलर प्रिंट हुआ, दूसरे स्टेज पे दूसरा हुआ, फिर तीसरे स्टेज के ऊपर तीसरा, चौथा, इस तरह से मुख्तलिफ स्टेज पे प्रिंटिंग होती चली जाती है। अच्छा, ये सॉलिड बिल्कुल कलर्स हैं आपके जो पानी से भी नहीं होते हैं? ये बेसिकली जितने भी है ये ऑयल बेस्ड कलर होते हैं। ठीक है, फूड ग्रेड कलर होते हैं, ये फूड ग्रेड कलर होते हैं। दूसरा, इसके अंदर फर्दर अगर रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है कि आपको वार्निश चलाना है या उस पेपर की ब्राइटनेस अगर आपने और इंक्रीज़ कर दी है तो उसके ऊपर वाटर बेस चलाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटी करने के बाद आपको इस शीट फॉर्म के अंदर एक शीट निकाल दो ज़रा मुझे। ये आपकी जो है ये प्रोडक्ट, ये इसका कोई प्रोडक्ट है क्रिस्पी क्रीमी डोनट। 2 कलर्स ये जो है 3 कलर की। 3 कलर्स यहाँ क्या है? ये नॉर्मल सिस्टम के अंदर एक स्टैंडर्ड शीट होती है जो अप्रूव्ड शेड कार्ड जिसको हम कहते हैं। बेस्ड ऑन डैट ये इनके पास बेंचमार्क होता है, कलर को मैच करते हैं इसके हिसाब से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये क्वालिटी वाले इसमें सैंपल लेते हैं, फिर ये प्रोडक्ट जाके जो है रिलीज़ होती है अगले स्टेज पे। अब क्या प्रोसेस है? जी मुझे अब ये बताइएगा ये क्या प्रोसेस है जो इस वक्त ये हो रहा है? इस वक्त 3 लीटर बकेट की प्रोडक्शन हो रही है। इनिशियली जो हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेज पे प्रिंटिंग हुई थी 5 कलर्स की, उसके बाद डाई कटिंग हुई थी और इस वक्त ये फॉर्मिंग की स्टेज है। जो डिज़ायर्ड शेप की बकेट है उसका आपने देखा मोल्ड लगा हुआ है और ये पेस्टिंग का एक प्रोसेस हो रहा है जिससे एंड के अंदर बॉटम और टॉप का की सीलिंग हो रही है और एंड में एक एंड प्रोडक्ट आपको बकेट के फॉर्म के अंदर मिल रही है। ये
ये जो है ये वो वहाँ बनने के बाद जो है बनने के बाद ये एक वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है हमारे पास। उस वैक्यूम सिस्टम के ज़रिए ये बकेट जो है, ये जो बंदा काउंटिंग कर रहा है इसके तक पहुंच रही है, और यहाँ पे जितनी भी डिज़ायर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है वो 125 नंबर एक कार्टन के अंदर आते हैं, तो यहाँ वो पैक कर रहा है इसको। आगे देखते हैं जी क्या प्रोसेस और है इसका। पेस्टिंग का प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो है वो पैकेजिंग बन रही है। तो वो कटिंग के बाद एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे ये जिस डाई को फोल्ड करते हैं हम, फोल्डिंग के बाद उसकी पेस्टिंग होती है इस फॉर्म के अंदर, और ये एक जो है आपके इंजेक्शन का प्रोडक्ट है, उसकी जो है पैकेजिंग तैयार हो गई है। तो इसके ये सिर्फ आपके पास इसके ये बनने के बाद आपके जो कस्टमर है उससे तक वहाँ पर डिलीवर होती है। इसी तरीके से ये तमाम प्रिंटिंग की जो हमने देखी थी कि यहाँ से ये प्रिंटिंग और उसके बाद 5 डिफरेंट प्रिंटिंग मशीन्स हैं। इसी तरह से जो है वो 4 डिफरेंट डाई कटिंग मशीन्स हैं, जिस मुख्तलिफ प्रोडक्ट का मुख्तलिफ पैक साइज़ होता है। बेस्ड ऑन डैट इनकी कटिंग और पेस्टिंग जो है अकॉर्डिंगली हो रही होती है। अच्छा, जो हमने प्लास्टिक का सिस्टम देखा था जो वहाँ पे आपके पास वो प्रोसेस क्या है जिसके अंदर कप्स बन रहे थे, और जो पेपर के साथ साथ हमारे पास जो है वो प्लास्टिक पैकेजिंग के पूरा पोर्टफोलियो मौजूद है, जिसके अंदर हम सारे फूड ग्रेड पैकेजिंग हमारी जो है वो बन रही है, जिसके अंदर हम टब्स बना रहे हैं, ग्लासेस बना रहे हैं, सीजन्स की ट्रे बन रही है, मुख्तलिफ PIA की ट्रे जो है वो बन रही है। तो मुख्तलिफ जो है प्लास्टिक की जो फॉर्मिंग है जिसको हम मोल्ड्स के थ्रू जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। जो रॉ मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में दाना जिसको कहा जाता है, तो ये अब जो है इम्पोर्टेड है कि यहीं का? दोनों ऑप्शंस होती हैं, लोकल भी अवेलेबल होता है। पाकिस्तान में पाक पेट्रो एक बड़ा नाम है जिसके पास जो है ये सारी फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा इंपोर्ट भी होती हैं, जैसे ग्लासेस वगैरह का मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो प्लास्टिक की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे आपने देखा कुछ प्रोडक्ट होती है जो कोल्ड चेन के अंदर होती है, तो उनके अंदर प्लास्टिक की कैटेगरी डिफरेंट यूज़ हो रही होती है। जो हॉट प्रोसेस वाले एलिमेंट होते हैं उसके अंदर वो डिफरेंट होती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट होती है जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है प्लास्टिक की। तो ये डिफरेंट रेंजेस हैं प्लास्टिक की, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम वो कैटेगरी जो है वो यूज़ करते हैं। हमने जो देखा वहाँ पे हीटिंग सिस्टम के साथ जो है आपने जो दाना था उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर शीट के बाद जो है वो अपनी रिक्वायर जो आपकी साइजेज़ हैं, चाहे उसमें कप साइजेज़ हों या उसमें ट्रे साइजेज़ हों, वो बनाई जाती हैं। कुछ ब्लैक कलर में भी थी, कुछ वाइट कलर में भी थी। तो ये जो सिस्टम है, मुझे ये बताइएगा, जो इसका कहा यह जाता है, लोग बड़े इससे डरते हैं कि जनाब कोई इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कहीं रिसाइकिल तो नहीं है, कहीं इसके अंदर चीज़ें लोग मुंह में बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा मैं बताऊँ। जैसे मैंने दिखाया कि हमारे यहाँ जितनी भी पैकेजिंग है ये फूड रिलेटेड है, जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है वो सारा हम फॉलो कर रहे होते हैं। आपने इस प्रोसेस में देखा, सबसे पहले एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है जिसमें शीट फॉर्मिंग हो रही होती है। तो जैसे अगर हम राइस बॉल बना रहे हैं तो आपने देखा वो ब्लैक कलर की शीट जो है वो बनी। उसके बाद जिस साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस साइज़ का मोल्ड बनाया जाता है, वहाँ पे वो मोल्ड की फॉर्मिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी जो पैकेजिंग होती है। हम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाहिद प्लास्टिक पैकेजिंग के अंदर हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हम सारी उसकी फुलफिलमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे यम क्वालिफाइड ऑडिट हमने क्लियर किया हुआ है, यूनिलीवर का ऑडिट हमने जो है वो क्लियर किया हुआ है, और जो क्वालिटी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो सारी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो हम ये बात को 100% श्योरिटी के साथ दे रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी जो है वो प्रोडक्ट फूड सेफ्टी को फॉलो करते हुए जो बनाई जा रही है। यानी आपका कहने का मकसद है कि जो खाने के लिहाज से इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के ऊपर जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसके आप पूरे ऑडिट हुआ है, आपको चेक किया गया है और उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, जिस वजह से जो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ लोकल के साथ साथ बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है। जी बिल्कुल यही वजह है इसके अंदर। तो ये तमाम प्रोसेस जो है, जो आपकी शिफ्ट्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको सेफ्टी पर्पस जो है वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। साथ साथ क्या आपकी ड्यूरेशन है इनके साथ, ये जो आपके पास ऑर्डर्स हैं तो शिफ्ट्स आपकी कैसे चलाते हैं? ये डिफरेंट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कहीं पे हम सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन जो है वो कर रहे होते हैं कि सुबह लोग आते हैं 8 घंटे काम करते हैं चले जाते हैं। अगर किसी जगह बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हम कभी जो है वो डबल शिफ्ट ऑपरेशन पे भी करते हैं, मगर नॉर्मली हमारे यहाँ सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन होता है।
और वो ए शिफ्ट के अंदर प्रोडक्शन हो रही होती है। चलें जी, ये तो तमाम प्रोडक्शन के बाद अब जो आपका एक्सपोर्ट का जो यहाँ से निकलता है उस डिपार्टमेंट में चल के देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिलसिला का है। तो अब जो है हम पूरा सिस्टम पैकिंग होने के बाद अब ये जो है जाने के लिए तैयार है। आपका जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट का भी है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये इस वक्त जो है जिंगर बॉक्स डिस्पैच हो रहे हैं। ये पूरी इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है जिसमें प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है, आपका बैच नंबर कौन सा है ये, और ये अब रेडी है, इस ट्रक के अंदर जो है ये डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ ये जो है इसी तरह से ये एक हमारी एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट है। ये यूके एक्सपोर्ट हो रही है। पेपर बैग्स हैं ये मास्टर लेवल टीएफपी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के लिए। तो ये कंटेनर एक्सपोर्ट का तैयार है। अभी ये इस पे लोडिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में और उसके बाद ये डिस्पैच हो जाएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत जैसे नाज़रीन, आज जैसे हमने आपको आज जो पैकेजिंग कंपनी में हम आपको लेके आए थे और हम ये दिखाने की कोशिश करी, आप लोगों को दिखाया वो ब्रांड्स जो आप बाहर जाके मार्केट के अंदर जाते हैं आपके बच्चे और हम सब इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ से ये वाहिद आज हमारे लिए ये बात भी एक बड़ी इंकिशाफ हुई कि जनाब कि यही वो सब ब्रांड्स हैं यहाँ से बन के बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो लगता है इसी तरीके से अगर काम चलता रहा, एक्सपोर्ट्स बढ़ती रही, तो यकीनन ऐसी ही ग्रुप्स और ऐसी ही इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो हमारी मईशत को सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है इनकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी और यकीनन एक अब हमें उम्मीद है कि वो कम हो जाएगी। अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अयाज राना को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।